चलिए, तो आज हम लोगों ने जैसे काइनेमेटिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, काइनेमेटिक्स हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई, मोशन क्या रहती थी, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, उसके ग्राफ देखे थे। फिर हम लोगों ने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर डिस्टेंसेस का रेशियो सेम होता था तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता था। अगर टाइम इंटरवल सेम होता था तो v1 प्लस v2/2 रहता था। ठीक, ये केस देखी थी। और जहाँ से ऑब्जेक्ट चले और वहीं पर लौट के आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता था 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती थी 0। क्या हुआ? नहीं एवरेज वेलोसिटी नहीं बताई अभी। अच्छा, केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा बताया है इसलिए बता देने का मतलब ये रहता है, पता चल जाता है एक्सप्रेशन से कि हाँ ये चीज़ हुई कि नहीं हुई है। नहीं, हमारे दिमाग में ये था कि मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी गई है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं, तो शुरुआत ही हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ मोशन जाना था, मोशन में यहाँ था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। ठीक, आज उसके आगे बात करते हैं जैसे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट पर जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सपोज करिए जैसे मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हमेशा उतनी ही मिलेगी जाकर के, किसी भी स्टेप में देख लो। जैसे हमें पता भाई मोशन इज इक्वल टू जो रहता है जाकर के, या स्पीड इज इक्वल टू ये रहता है जाकर के भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं जाकर के। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो जैसे यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ये मान लो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0। अब यहाँ से हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े मान लीजिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये हम लोग पहुँच गए x इज इक्वल टू सपोज करिए 2 मीटर। ठीक, फिर क्या हुआ जा करके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 4 मीटर हो गया, और यहाँ t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर x इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर। तो यहाँ अगर देखो इसकी स्पीड निकालें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मान लेते हैं हम c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, तो 2/2 करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ रही 1 मीटर पर सेकेंड। अब d पर भी निकालें तब भी 4/4 कितना आ जाएगा 1, b पर निकालें तब भी 6/6 कितना आएगा 1। अब हम लोगों ने सिखाया गया भाई किसी भी पॉइंट पर देखिए अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो मान लीजिए इसके हम जस्ट मिडिल में लेते हैं। जस्ट मिडिल का मतलब होता है, देखिए 0 से t टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तो यहाँ हुआ, तो इसका आधे पे पहुँचे जाकर के 3 सेकेंड। अब एक जो डिस्टेंस का इंटरवल आ रहा है वो 2 मीटर आ रहा है, 2 का आधा कितना होगा 1, तो 2 इधर चला गया, 1 और चल जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ देखो 3/3 करें कितना आ जाएगा 1। तो किसी भी पॉइंट पर देखिए उसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। तो हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बाद ऐसे पहले बना लेंगे, फिर लिखवाता हूँ लाइन। यूनिफॉर्म मोशन t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 2 मीटर है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 4 मीटर है, x मतलब पोजीशन, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर x इज इक्वल टू 6 मीटर है।
तो किसी कंडीशन में देखेंगे जो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम इंटरवल का रेशियो 2 और 2 आ रहा है, तो 2/2 करेंगे 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल equal distances are covered। In equal time interval equal distances are covered। अब ये कहा कि भाई स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को x माना और टाइम हो गया t, तो v इज इक्वल टू x अपॉन t। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vt, तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू आ रहा है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर बताते हैं इसके ग्राफ को। ठीक, अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पर हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर लेते हैं पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ देखें या एक्सटी ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये रहेगा एंगल, तो स्लोप, तो यहाँ जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर है, वो रहेगा tan थीटा, और जो tan थीटा आएगा वो वेलोसिटी बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है या tan थीटा के है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी या उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। एग्जांपल में जैसे हम कहें, ऐसे कंपेयर करा दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइम रखा, यहाँ पर पोजीशन रखा, ये इस तरीके से बना रखा है, ये 1 है ये 2 है, हमें बताना है इसमें कौन सा सही होगा। मतलब V1 इज़ ग्रेटर देन V2, हाँ V1 इज़ लेस देन V2, सी V1 इज इक्वल टू V2, या डी कह दिया नन ऑफ द अबव। तो देखो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ये कहा गया ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी की स्पीड ज़्यादा रहेगी। ग्राफ किसके बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ 2। तो पहला हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मान लीजिए इसका हम स्पीड या वीटी ग्राफ देखते हैं। वीटी ग्राफ मतलब स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वीटी ग्राफ। अब इसमें कहा गया स्पीड की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइम पर देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, समय के साथ वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ टाइम रखते हैं, यहाँ पर वी रखते हैं। अब सपोज कि जैसे इसके पहले वाला एग्जांपल दे रखा तो वहाँ पर ही निकाला हुआ वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ रही थी, तो 2 मीटर पर सेकंड हमेशा हर समय पर मिलेगी हमें। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर हमने निकाला वी की वैल्यू ये 2 मीटर पर सेकंड है, अब आगे बढ़ेंगे तब भी क्या मिलेगी हमें, 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी। इसके आगे बढ़ेंगे तब भी मिलेगा, सबको मिला देंगे तो ऐसे एक ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ आएगा वो पैरेलल रहेगा किसके, टाइम एक्सिस के। मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और जबकि पोजीशन टाइम ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, जैसे कहा गया कि मान लीजिए बॉडी परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जैसे उसने पूछा ग्राफ पूछा गया है, तो जैसे अब इसमें होता तो स्ट्रेट लाइन ही है, जैसे ग्राफ पूछा गया तो तुरंत दिमाग में जाएगा स्ट्रेट लाइन है। अब उसने मान लीजिए पूछ रखा है कि एक्स टी ग्राफ पूछ रखा है, और पहले ऑप्शन में लिख रखा है कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है स्ट्रेट लाइन,
और पहले ऑप्शन के आगे उसने लिख दिया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और दूसरे ऑप्शन लिख दिया स्ट्रेट लाइन के आगे लाइन जोड़ दी उसने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अब होता क्या है कि अभी तो इस केस में जैसे जितनी मर्जी से उतनी मर्जी सोच लो, लेकिन जब एग्जाम में तुम ये रहता है ना जल्दबाजी कि यार अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो तुरंत लगा देते हैं, समय बच जाएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और तुमने लगा दिया, पहला स्ट्रेट लाइन मिल गया, लगा दिया, ठीक है, नीचे पढ़ाई नहीं, भाई स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लिखा है। अब जैसे निकल के बाहर आए या आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, दोबारा ऊपर से देखना शुरू किया, तब तुम्हें लगा रहा है ये तो यार बी होना चाहिए, हम तो ए लगा गए, एक बार भर गया तो भर गया, उसमें क्या कर सकते हो फिर तुम। इसलिए आपको ध्यान देखना स्ट्रेट लाइन तो दोनों है, इसमें क्या कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम के साथ में है, इसमें क्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो एक्स टी ग्राफ में ओरिजिन से पास होगा, वी टी ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो एक्स टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, मतलब ए टी ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम रखा और यहाँ पर रखा हमने एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई इसमें चेंज तो हो ही नहीं रही है, इसमें वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, अगर चेंज नहीं हो रही है तो अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा, तो मतलब ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा एक्सेलरेशन का ग्राफ, हाँ, तो जीरो रहेगा, तो ओरिजिन से हम पास करेंगे इसको और पैरेलल रहेगा, मतलब जीरो ही रहेगा जा करके। तो इन यूनिफॉर्म मोशन में तीन ग्राफ हो गए, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, बना लेंगे। तो नीचे चाहे तो लिख लेना नोट करके, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ये रहती थी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा, अलग अलग रहेंगे जा करके। तो लिखेंगे इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल। कभी कुछ समय में कम समय में ज़्यादा दूरी कवर कर लेंगे, कभी क्या होगा समय ज़्यादा लगेगा, दूरी कम रहेगी जा करके। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ से चल रहे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा, खड़े रहो 10 मिनट 15 मिनट घंटे भर, कोई दूरी नहीं चल रहे जा करके, ट्रैफिक नहीं है, तो आप आगे कम समय में आप ज़्यादा दूरी कवर कर सकते हो, उसमें ये मोशन कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी जा करके।
ठीक है। इन इक्वल टाइम इंटरवल डिस्टेंसेज आर नॉट इक्वल। अब होता क्या है कि अब मतलब तो ये रहता नहीं है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम टोटल जर्नी में हम निकालते हैं भाई कितना हमारा एवरेज स्पीड रही या एवरेज वेलोसिटी रही, मतलब औसत वेग या औसत चाल निकालते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब क्या मतलब हुआ भाई, इस औसत या एवरेज का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, कहीं भी जैसे कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब यहाँ से लेकर के आप अपने घर तक जाना है, ठीक है, कोचिंग में है, हाँ, तो ये रहते हैं ना भाई, नॉर्मली ये कहता है जैसे आप घर से यहाँ तक पढ़ने आए, तो जैसे घर वालों को आइडिया रहता है ना भाई इतने समय में आप कोचिंग तक पहुँच जाते हो, या कोचिंग इतने बजे छूट गई, इतने बजे आप घर वापस आ जाओगे, ठीक है। तो उन्हें आइडिया ये रहता है ना भाई इतनी दूरी है और इतनी दूरी में आने में लगभग इतना समय लगना चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ कि मतलब ट्रैफिक जाम है, आप वहीं पर खड़े हो चौराहे पे, नहीं हो रहा जा करके, तो लेट होता है, घर वालों को फिर फ़ोन आ जाता है भाई कहाँ हो अभी तक, ठीक है। तो यही कहोगे ना भाई जाम लगा हुआ, यहाँ पर खड़े हो जा करके। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या निकाला भाई, ऐसा तो नहीं कि आप दौड़ के आ रहे हो या स्लो आ रहे हो, उन्होंने कहा कैसा भी रहे जा करके लगभग समय इतना लगता है। तो एक टेंटेटिव आइडिया एवरेज निकालते हैं आप, चाहे उस समय मान लो आप जाम पर रुको, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार कुछ चाय नाश्ता करके तब घर चलते हैं, जा करके बैठ गए जाकर कैफ़े में। अब लेकिन पहुंचना तुमको उसी समय पर है नहीं, ये भी आपका रेस्ट्रिक्ट नहीं तो पुल खुल जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि लोग अपना स्पीड बढ़ा कर किसी तरीके से अब उसी समय पर पहुंच जाते हैं जाकर, उसमें ये रहता है चलो आपको पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए थे। तो आपने क्या कि टाइम आपने लॉस किया, लेकिन इसके बाद उसी दूरी को आपने कम समय में कवर कर लिया, तो उसमें क्या होता है जो आपका एवरेज था वो वही बना रहा जा करके। तो ऐसा कहीं भी होता है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या किया आपने जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है भाई हमारी स्पीड इतनी रही। जैसे सपोज करिए यहाँ से आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, मान लो उसकी दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है। अब 100 किलोमीटर में अगर ये रहता है कि मान लीजिए आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो 2 घंटे में पहुँच जाओगे। ये तो हुआ ना भाई, 50 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चल रहे, तो 2 घंटे में कितने चले जाओगे, 100। अब ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना हमारी स्पीड हर जगह 50 ही बनी रहे हो। 50 अगर बनी रहे वो क्या वो रहा जा करके यूनिफॉर्म मोशन का कांस्टेंट स्पीड रह जा करके। अब तुम जा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कोई गांव रास्ते में पड़ गया, उसमें मतलब गांव में ही ब्रेकर पड़े हुए हैं जा करके, ठीक है। एक गली से घुसे जाओ उसमें पता नहीं कितने ब्रेकर होते हैं। किसी मोहल्ले में यहीं पर तुम शहर के अंदर चले जाओ, गाँव तो दूर की बात हो गई, किसी वजह से पता नहीं कितने ब्रेकर लगा देते हैं, ठीक है। और भी ऐसे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट ऊँचे, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप सिटी में हो तो रेड सिग्नल है, ठीक है। और हमारे इधर चले जाए गोल मार्केट में से वो सिग्नल बना हुआ जा करके, कब चलता है कब बंद रहता है किसी कुछ नहीं पता रहता। जब उन्हें वसूलना होता है तो चालू कर देते हैं, और जब नहीं वसूलना होता तो बंद रहता है। आदमी उनके ट्रैप में फंस जाता है। सो तो रोज़ यार ऐसे ही चलता रहता है, चलो घुस जाते हैं जा करके, पता चला मैसेज आ गया तुम्हारे उस पर कि तुमने रेड सिग्नल पर किया है। तो ये कहने का मतलब रहता है तो कहीं सिग्नल है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन आपको पहुंचना है तो फिर आपको स्पीड आपने 60 कर ली, 70 कर ली, 80 कर ली, जितनी मर्जी है उतनी कर ली जा करके, तो आप उसमें आप उतने समय में पहुंच गए। मतलब कभी स्पीड आपकी 0 है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 60 भी है, 70 भी है, मतलब 50 से ज़्यादा भी है और 50 से कम भी है, लेकिन पहुँच गए आप 2 घंटे में ही, ठीक है। अब 2 घंटे में आप 100 किलोमीटर पहुँच गए जा करके, तो 50 किलोमीटर पर आवर के तो निकला जा करके। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरे रास्ते में आप इतनी स्पीड से चल रहे थे, आपकी स्पीड ज़्यादा भी थी और कम भी थी। तो हमने क्या निकाला, उसका औसत निकाला, एवरेज निकाला, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। अगर स्पीड की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस कहेंगे, और वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला टर्म लिखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अब स्पीड एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज लिखा है, इसके ऊपर हम वेक्टर साइन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाए कि एवरेज स्पीड, तो ये रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक, ये आ जाएगा। लिख लेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा रहता है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इसके ऊपर ऐसे वेक्टर साइन बना दिया जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिट दोनों सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, यूनिट तो जैसे मीटर में रहेगा तो मीटर में रहेगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर रहेगा, तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। बस वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर साइन बना हुआ है, इस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी तो उस पर नहीं बना रखा है। अब नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, हम लोग इसके पहले बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी भी कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी भाई, या तो उससे कम रहेगी या उसके बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगी। तो वही दोनों पॉइंट लिखने रहेंगे, तो नोट करके लिखेंगे। देखिए द एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। तो इसमें लिख लेंगे, ये कहा कि भाई एवरेज वेलोसिटी और ये है एवरेज स्पीड, इससे कभी बड़ी नहीं है तो इसे क्रॉस कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम रहेगी या बराबर रहेगी। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि भाई एवरेज वेलोसिटी कम रहेगी या बराबर रहेगी एवरेज स्पीड के। एवरेज वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब बराबर कब होती थी, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो लिख लेंगे थर्ड पॉइंट भी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक एक के मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए ये कोई जर्नी है, ए से लेके बी तक जाना है और इसको कई पार्ट में कवर कर रहे हैं। मान लीजिए पहले x1 डिस्टेंस चला v1 स्पीड से, फिर x2 स्पीड चला x2 डिस्टेंस चला v2 स्पीड से,
और x3 चला जा करके v3 एंड सो ऑन, मतलब xn चला vn से। इसको और अगर बढ़ा लें अब टू ऐसे मान लो xn हो और vn से चला जा करके, n मतलब कुछ भी है, x4 हो गया, x5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी रह जा करके, 5 हिस्सों में, 10 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, जितना भी रहे उसकी बात हो रही है। ऐसे बनाइए। निकालना हम लोगों को एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो यहाँ दे नहीं रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हैं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब देखिए ये तो जैसे लोअर क्लास की कहानी है, जैसे हमें पता रहता है वी बराबर रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वी, और डिस्टेंस निकालना है तो v इंटू टी। बस ये तो रहते हैं जा करके, आप इसको इधर उधर करते रहिए, इसमें पता चल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन वी हो जाएगा। तो ये मतलब आ जाएगा x अपॉन वी। तो अगर हम जैसे t1 पहले का टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, x अपॉन v1। अगर t2 निकालना है तो x2 अपॉन v2। इसी तरह t3 निकालना है तो ये आ जाएगा x3 अपॉन v3 एंड सो ऑन। किसी का हो tn है तो ये जाएगा xn अपॉन vn। ठीक, निकालना हम लोगों को एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड में ये कहा गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सभी को जोड़ देते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएंगी बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। यही तो रहेगा जा करके। अब जो भी है इनकी सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये तरह देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन, यहाँ पर देखो रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए x1 अपॉन v1, और इधर आ जाएगा x2 अपॉन v2, इधर आ जाएगा x3 अपॉन v3 एंड सो ऑन अप टू xn अपॉन vn। जितना भी रहेगा उसको रख देंगे। ठीक, अब इसमें स्पेशल केस ये हो जाएगा कि मान लीजिए क्या है कि इस पूरी जर्नी को 2 बराबर भागों में बांट ले वो। ठीक है, मतलब टोटल x है तो x/2 चला v1 से, फिर x/2 चला v2 से। ये हम x और x मान लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे, यह पहले बना देता हूँ, उसमें फिर देखिए आप। एग्जाम्पल में करता हूँ कि अब ये मान लीजिए यहाँ तक है A से B तक जाने में, तो मान लीजिए x चल रहा है v1 से और जो दूसरा x है वो क्या चल रहा है v2 से। मतलब डिस्टेंसेस इक्वल हैं, 2 पार्ट में कवर कर रहा है, 2 पार्ट में कवर कर रहा है। तो देखो एवरेज स्पीड, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस x, और टाइम यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ऊपर देखेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ पर x को ले लेते हैं कॉमन, तो ये रहेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x को काट देंगे तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब मेरे ख्याल से इसको तो सॉल्व करना जानते होगे। हाँ, तो ये v1 v2 ऐसे हम ले लेंगे, तो v1 v2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा v2 प्लस v1, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये होता है हार्मोनिक मीन।
मीन तीन तरह के रहते हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बस ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी पर आएंगे। तो अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अ मैन कवर्स हिज जर्नी in two equal half, in two equal part. One with 30 meter per second and other with 20 meter per second. Then his average speed, चलिए ऑप्शन बना देते हैं। पहले इन्होंने कहा 24 मीटर पर सेकंड, दूसरा आ गया 12 मीटर पर सेकंड। एक हम अपनी तरफ से कर देते हैं, मान लीजिए 48 मीटर पर सेकंड। और कुछ हो जाएगा? चलो 30 कर देते हैं। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? 24। भाई इक्वल पार्ट कह रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 दे रखा 30, v2 दे रखा 20, ठीक है। 30 इंटू 20 करेंगे 600, 600 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 1200, 1200 बाई 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 50। बस फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर v1 की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, v2 की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। इक्वल पार्ट कह ही रहा है वो, कवर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब डिस्टेंसेस कैसी हैं? बराबर। तो बस फॉर्मूले रख देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 v1 की वैल्यू है 30, v2 की वैल्यू है 20, यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 20, तो 3 2 जा 6 और 2 12, तो 1200 अपॉन 50 डिवाइड के 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहला ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट लिखिए, a student goes to school with 40 meter per second and returns with 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हालांकि किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहिए क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं, किसी में लिख दो, मेनली है कैलकुलेशन से। देन हिज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी, पहला ऑप्शन, ठीक है, इसमें पहला रखते हैं 24 मीटर पर सेकेंड, 24,0 मीटर पर सेकेंड। थर्ड 48 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ 48,0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, पहले दे रखी 40 मीटर पर सेकेंड, फिर दे रखा 60 मीटर पर सेकेंड। बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो जहाँ से चला था वहीं पर लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पहले पूछा क्या गया है, पहले पूछा गया एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो 0 लिखा फर्स्ट ऑप्शन पहले और थर्ड ऑप्शन पहले, या तुम्हारा पहला होगा या तो तीसरा रहेगा जाकर के, सेकंड और फोर्थ की तो बात खत्म हो गई। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो ये कह रहा है कि भाई ये स्कूल गया और स्कूल से फिर क्या हुआ, लौट आया, तो जितना डिस्टेंस गया था उतने डिस्टेंस लौट आया, तो डिस्टेंसेस क्या हो गई, इक्वल। डिस्टेंसेस तो इक्वल रही है, जितना गया तो उतना ही लौट गया, तो डिस्टेंसेज अगर इक्वल हो गई तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस केस में हम देखें जितना जाने की स्पीड जो थी v1 वो दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड और वापस आने की दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंसेज हैं बराबर, डिस्टेंसेज बराबर हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 की वैल्यू मान लो रख दी 40, ये हो गई 60, यहाँ पर जोड़ेंगे 40 प्लस 60, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 240 इंटू 60, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, ये 0 इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना पहुँचा जा करके 6 4 जा 24 टू 48 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आई। और इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब नोट का सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0 सो एवरेज वेलोसिटी इज 0।
डिस्टेंसेज आर सेम तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हार्मोनिक मीन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 मीन। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर मान ली डिस्टेंस से जगह हमें टाइम इंटरवल दे रखा हो, जैसे t1 समय के लिए चला v1 स्पीड से, t2 समय तक चला v2 स्पीड से और t3 समय तक चला v3 स्पीड से, तो अब हमें इसका निकालना है वही एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो फॉर्मूला वही रहता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें क्या है कि डिस्टेंस नहीं दे रखी तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे एवरेज स्पीड निकालें, आप सही से लिख रहे हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जैसे यहाँ पर पहले हमने x1 लिखा, दूसरे के लिए x2 लिखा, तीसरे के लिए x2 एंड सो ऑन, अगर मान लीजिए xn तक है, अपॉन टोटल टाइम यहाँ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो यहाँ देखो रखते हैं एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन अप टू vn tn अपॉन टाइम। सबको जोड़ दीजिए, टाइम तो दे ही रखा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो ये तो अपना जनरल फॉर्मूला रहा, देखिए इसको। अब इसमें उसी तरह करते हैं जैसे वहाँ पर हमने डिस्टेंस को दो पार्ट में बराबर भागों में बांटा था, इसी तरह हम इसमें जर्नी को भी दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जांपल में करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से A से B तक का है, अब दो इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब T यहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है, ये V1 के लिए चला और ये V2 के लिए चला। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V1 इंटू टी, इधर होगा V2 इंटू टी, अपॉन टाइम को जोड़ देंगे T प्लस टी। तो देखो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी T को ले लिया कॉमन, तो ये रहा जा करके V1 प्लस V2, यहाँ पर 2T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2/2। ये रहता है अर्थमेटिक मीन। भाई जितने संख्याएं हों सबको जोड़ दो और जितने हों उतने से हम क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे 3 होती हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं काम चलता, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबको जोड़ेंगे, जितना नंबर आएगा उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2 थे इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन एवरेज में ये काम नहीं चलेगा। जब 3 स्पीड देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा तो हम सोचें V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दें, बस 18 कर दें, ये वहाँ नहीं चलेगा ऐसा। तो फिजिक्स में कितने लोगों को 30 से ऊपर सही हैं, 2 2 4 5, बस नहीं आती इसके ऊपर। कहाँ गलत हो गए इतने? देखिए शुरुआत है, जैसे शुरू में ही कहा था ना, शुरुआत है, शुरू में कहा गया था। तो मतलब ये है कि देखो
अब मान लीजिए आप ये है कि आप पढ़ाई का मोमेंटम बन गया है और इतना मान चलिए पेपर कैसा भी रहे, भाई एक होता है ना कंडीशन, प्री कंडीशन, पहले से जो कंडीशन लगा रखी, प्री कंडीशन ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक सब्जेक्ट में जो बेस लेवल है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही रहने या कम से कम इतने तो सही होने ही चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो हम जैसे मिनिमम मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में आपको 30 तो कम से कम सही करने ही पड़ेंगे, चाहे पेपर आसान आए या टफ आए, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। 30 मतलब माइनस करने के बाद इतने आने चाहिए, ठीक है, कि मतलब 30 क्वेश्चन के नंबर मिलने चाहिए हमें, ठीक है। तो ये है, तो उसमें अब जो भी गलतियाँ हुई, पेपर डिस्कस हुआ है तो उस डिस्कशन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है ना, निष्कर्ष निकलने की जैसे हमने शुरुआत में कहा ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपनी कमियों का, अपनी बुराइयों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा हो कभी अपने ऊपर लेने लेना चाहता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम सोचे यार ये ख़राब आदमी है इसलिए नहीं मान रहा है, ये अच्छे आदमी जिसको तुम समाज में या दुनिया में बड़े अच्छे इमेज हो कि नहीं यार ये बहुत अच्छा इंसान है, तो कभी कभी अपनी ही गलतियों का ठीकरा किसी दूसरे को फोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अब फोड़ो, लेकिन ये है कि हम में सुधार होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अब स्टूडेंट नॉर्मली होता है क्या है कि देखो शुरुआत में मेहनत करता है, जो है ना, जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शुरुआत में जब नया नया आता है तो वो अपनी मेहनत करता है, उसको देखता है 1-2 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट दिए, उसे लगता है चलो अब करेंगे तब करेंगे, मान लीजिए उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या करता है कि फिर वो होता ना कि बिल्कुल कांस्टेंट फेज में आ जाता है कि यार कुछ भी कर लें यार नंबर इतने ही आते हैं, ठीक है, इससे बढ़िया हम इसको पढ़ते हैं। तो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही चलता रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है। और वही चीज़ों को सोचने का, काम करने का थोड़ा नज़रिया अपना बदल दीजिए। भाई आप तो ये देखिए पहले जैसे मतलब फिजिक्स में, आज मैं फिजिक्स की ही वजह से बात करूँ तो भाई जैसे ये कहा दिया गया कि जैसे मतलब पेपर डिस्कस होता है, भाई कुछ कॉमन टर्म होते हैं, मैं कहता हूँ जैसे कोई भी पढ़ा रहा हो, XYZ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इस धरती पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी क्लास उसमें टीचर के यहाँ पढ़ो जा करके, सबका तकिया कलाम एक होता है कि देखो जो हमने पढ़ाया था उसी से तो आया, बताओ नहीं आया था क्या, तुम अगर करते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। लड़का भी जब स्टूडेंट देखता है तो कहते बात तो सही आ रही है यार, फिर अब लेकिन सिलेक्शन सबका तो नहीं हो जाता है। तो इस पढ़ाने और हमारे सिलेक्शन लेने के बीच में आखिर अंतर कहाँ होता है? तो अंतर जैसे 2 जगह आता है। एक तो जैसे वो आता है कि भले वो मतलब कॉपी में लिखा हो, हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, चलो वो तो एक लर्निंग की प्रोसेस है, आप सीखेंगे, आप उतना नहीं सीख पाए तो चलो और मेहनत करेंगे। दूसरा मान लीजिए आप सिलेक्शन के लाइन पे हो तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट हैं या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसको आप बहुत हल्के में ले रहे हो, और जब उसको हल्के में ले रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत भारी हो जा रही है, ठीक है, बस सीधी सी बात है। तो भाई हल्के में लेने में कई बार अक्सर ऐसा स्टूडेंट निकलता है ना कि जैसे एग्जाम के बाहर निकलता है, अरे यार ये आसान क्वेश्चन था मुझसे गलत हो गया। अब ये तुम देख लेना, सिली मिस्टेक्स जैसे ह्यूमन एरर जो होती है, ह्यूमन एरर नॉर्मली ये कहा जाता है भाई 1% तक सब में रहती है। आप कितना भी जैसे कोई आदमी बोल रहा होता है, बोला नहीं यार मत ये नहीं कहना चाह रहा था, या कहीं जा रहा है, कुछ भी काम कर रहा होता है, 1% ह्यूमन एरर रहती है, ये नॉर्मल लेवल है। चलो थ्योरेटिकल ऐसे कहा जाता है, चलो हम उससे मतलब 2% मान लेते हैं। तो 180 क्वेश्चन में इंटू 2 करो जा करके लगभग 4 क्वेश्चन बने जा करके, मतलब 4 क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक्स कर दो पूरे 180 में से तो चलो चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तो एक एक सब्जेक्ट में 5-5, 6-6, 7-7 सिली मिस्टेक्स होती हैं जा करके, तो सोचिए बाकी कहाँ से हो जाएगा भाई। जो आपका कंपटीशन है मतलब 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, उसमें से आपने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी जा करके, तो अल्टीमेट आप देखो जो कंपटीशन रहता है वो मार्जिन लाइन पे होता है। जैसे सिलेक्शन मान लीजिए 600 नंबर पे हो रहा है, 605 पे हो रहा है, तो 600 लेके 630 के बीच में यहाँ बहुत कंपटीशन होता है जाकर। आप जैसे अभी कुछ स्टेट ने अपनी स्टेट रैंक जारी कर दी है, भले ऑल इंडिया काउंसलिंग तो अभी हो नहीं रही है, ठीक है, तो बाकी स्टेट अपने जैसे यूपी बिहार जैसे तो है नहीं कि मगरमच्छ जैसे सो रहे हैं सब, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। उन स्टेट ने अपनी भाई ठीक है भाई बच्चा वहाँ का रहने वाला है, वो बात अलग है, वो ऑल इंडिया कोटे में सीट ले जा करके, लेकिन वो स्टेट अगर मूल निवासी वहाँ का है, वो उसकी रैंक अपने उन्होंने इंक्लूड करके निकाल दी। हो सकता है अपना ऑल इंडिया कोटा से ले जा करके सीट, तो स्टेट की खाली हो जाएगी, तो नीचे मेरिट और मतलब नीचे चली जाएगी। उन्होंने अपने यहाँ का जारी कर दी, काउंसलिंग शुरू कर देंगे। अब स्टूडेंट को लगता है कि अब हमें वहाँ जाना है तो वहाँ चले जाएगा, नहीं अगर जाना तो अपने यहाँ रहेगा जा करके, अपने यहाँ अभी कुछ अता पता नहीं है, ठीक है।
तो उसमें ये रहता है कि अब बात मैं कर रहा था नंबर की, अब उन स्टेट जैसे बात करी जाकर उससे पता चलता है भाई कितने नंबर पे हो रहा जाकर कि या कहाँ पर एक ही नंबर पे एक समान नंबरों पे कई एक नंबर आप कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। पता चला जैसे मतलब 630 है, 640 है, तो 8-10 स्टूडेंट है, 10-12-15 हैं जाकर के, तो एक ही नंबर पे इतने रहते हैं जाकर के। आप सोच लीजिए उसमें से आपने सिली मिस्टेक्स अगर एक एक कर दी तो आप कितने पीछे चले जाओगे भाई। जब आपके नंबर बराबर हैं, पता चले आप 7वें 8वें नंबर पर हैं, मतलब उस केस में जितने भी रैंक कंसीडर करा, सपोज करिए आपकी 500 रैंक आ रही है, अब पता चले 500 में से आप जब आपके जितने भी नंबर हैं तो पता चले आप उसमें 500 में से आप बिल्कुल 5वें नंबर पर, आपके पहले मतलब 10 हैं, 490 से शुरू हुआ 500 नंबर, आप 500 नंबर पे पहुंचे जाकर। उसमें अगर सिली मिस्टेक्स आप सोचिए कितना, अगर मान लो सिली मिस्टेक कम कर देते हो सकता है उनके आप ऊपर पहुंच जाते जाकर के। तो समझ लीजिए एक सिली मिस्टेक, एक नंबर, सब नंबर बराबर होने पे तब हम 10वें पोजीशन पे आ रहे हैं, और सिली मिस्टेक्स कर दिए तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। इसलिए सिली मिस्टेक्स करो, होती है, करो मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है। वहाँ जब एग्जाम पेपर हल करते हैं तो सब कुछ सही कर रहे होते हैं ना, वो तो बाद में पता चलता है हम कितनी गलती करके आए हैं। इसलिए आप सिली मिस्टेक कम से कम जो चीज़ें आती हैं वो सही हों, और उसका रास्ता ये होता है आपको नहीं पता चलता है कि जब यहीं जो टेस्ट हो रहे हैं इन्हीं से आप अपने प्रैक्टिस लाओगे। जो भी गलती कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं, कई बार कैलकुलेशन में गलती कर गए, ठीक है, या पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जो भी है वो तो जो आप अपने आप को एनालाइज करोगे तो पता चलता है। कई बार दूसरी बात ये रहती है, अक्सर जो कारण रहता है जल्दीबाजी गलती का, तो उसमें ये रहता है कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। जबकि अप्रोच ये होनी चाहिए, जो क्वेश्चन लिख रखा है पहले उसे समझो इसमें दे क्या रखा है, ठीक है। जैसे मान लो पूरा सिलेबस आ रहा है तो पहले आपका अप्रोच ये रहनी चाहिए, जैसे मान लो अभी जो टेस्ट हुआ था, सपोज वेक्टर आया, वेक्टर में तो बहुत कुछ पढ़ा दिया गया। अब वेक्टर आया तो वेक्टर के कई तरह के आपने क्वेश्चन लगाए, उसमें पहले ये देखिए जो उसमें दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, फिर आप देखिए भाई कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और जैसे तुम कॉन्सेप्ट पकड़ ले जाओगे तो तुम सॉल्व कर ले जाओगे। जबकि होता उल्टा है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसका आंसर देखो क्या होगा। अगर मान लो आपको प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आ गया तो आंसर दिख गया तो लगता है हाँ चलो ये हो जाएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आया फिर लगता है अरे यार इसका तो आ नहीं रहा है आंसर, चलो बाद में देखते हैं, तो स्टूडेंट छोड़ देता है। तो अप्रोच आप ये रखिए कि आप क्वेश्चन जैसे पढ़ो तो पहले ये देखिए पूछा क्या गया है, क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, उससे समझ में आएगा भाई किस चैप्टर से है और किस कॉन्सेप्ट में पूछा गया है। एक दो टेस्ट में हो सकता है आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकता है कि आप समय कम पड़ जाए आपको, लेकिन जब एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे वही स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर इसी मोमेंटम में रहोगे तो जैसे अभी गलतियाँ हो रही वैसे बाद में गलतियाँ हो रही होंगी। पता चला आप पूरे साल पढ़े और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं भाई, साल भर पढ़े और पता चले, अक्सर होता है ना, आप खुद देखिए आपके साथ में जो बच्चे जैसे रिपीटर्स पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट स्टेज जब पहुंचते हैं जाकर के फरवरी या मार्च के महीने में, तो कहते हैं सर बताइए क्या क्या पढ़ लिया जाए। मतलब फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या क्या पढ़ लिया, फिर ये लगता है भाई इतने महीने तक फिर पढ़ा क्या है। लेकिन बात ऐसा नहीं कि वो ये सोचते हैं पढ़ा है, लेकिन वही होता है चीज़ों को वो छोड़ते रहते हैं, लिंगाना रहता है, चलो कर लेंगे यार, एक दिन बैठेंगे सब खत्म कर लेंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता है कि वो बैठ के सब खत्म कर लें। तो इन चीज़ों की छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में, पढ़ने के तरीके में, तो सुधार आपको दिखेगा। और जैसे पहले कह चुका हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना आसान भी है और टफ भी है। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाओगे तो वहाँ आपके सीनियर ये कहेंगे भाई देखो 2 चीज़ें वहाँ पर टफ होती हैं। एक टफ होता है फेल हो जाना, ठीक है, तुम कह रहे यार हम फेल हो गए, बट फेल कैसे हो गए, तुम भाई इतना बड़ा कंपटीशन 16 लाख बच्चों के बीच में आप क्वालिफाई करके गए हो। वहाँ तो ऐसा, तो वहाँ तो आपको लिखना भी रहता है, तो कॉपी भरा हो सब पास हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा टफ होता है टॉप करना। टॉप होने मास्टर जिसको चाहेगा भाई आप 2 नंबर सबके नंबर बराबर, किसी के नंबर उसने ज़्यादा कर दिए, मतलब उसने प्रैक्टिकल में ज़्यादा, वाइवा में ज़्यादा कर दिए, 50 नंबर वाइवा है, आपको दे दिए 46 नंबर, दूसरे को दिए 40 नंबर, और उसका कोई जस्टिफिकेशन तो होता नहीं सर हमें क्यों 40 नंबर दिए, है कि नहीं, तो दे दियो तो आगे बढ़ जाएगा। तो वो टॉप करना कठिन रहता है और फेल होना कठिन होता है। उसी तरह सिलेक्शन लेने का एक होता है ना मीडियम पाथ, सिलेक्शन लेने जो मीडियम पाथ बताया वो यही है। अगर इसमें आप अपने आप को इम्प्लीमेंट कर ले गए तो सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आप जैसे पिछले उसमें करते रहे या जैसे तैयारी की उसी तरह करते रहोगे तो फिर आपको सुधार के बहुत चांसेस नहीं रहेंगे।
और ये भी तय बात है, कोई भी काम करिए तो पहली बार आप काम जब उसमें कर रहे होते हैं तो आप में बहुत बड़ा जोश रहता है, जुनून रहता है, आपको लगता है नहीं यार हम चलो पढ़ लेंगे। जब दोबारा उसी चीज़ को पढ़ोगे चलो आपको थोड़ा लगेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, चीज़ों को सीखने का प्रयास करोगे। लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को पढ़ते हो, वही पढ़ाएगा। जैसे मान लो जो रिपीटर्स स्टूडेंट मैं अक्सर देखता हूँ, जैसे मैं यही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जैसे एवरेज स्पीड हमने कहा 2v1 v2 upon v1 प्लस v2 होता है, तो अरे यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, ये तो मुझे आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेगा, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी तो तब भी उसे सॉल्व नहीं करेगा, हाँ ऐसा होता है जिसको ऐसे ऐसे रख देंगे आ जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि भाई वहाँ सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस की होती है। सिलेक्शन रिपीटर का इसलिए नहीं रुकता कि उसे आ नहीं रहा होता है, सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि सिली मिस्टेक कर जाते हैं, प्रैक्टिस की कमी होती है। और प्रैक्टिस एक होता है ना, प्रैक्टिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन में तुम सोचो सीख जाओ, भाई आदत क्या होती है, आदत एक दिन में तो बनती नहीं है, आदत तो बचपन से बनती है ना। तो वही है कि अगर अभी आप अपनी हैबिट डालेंगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो फिर उसी तरह के रहोगे। लास्ट स्टेप में आप तुम सोचो कि मार्च और अप्रैल में आपका एक साइटेशन पोटेंशियल एकदम बढ़ जाए, अब तुम सोचो हम सब पढ़ डालें, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में यह, जैसे हमने जाना अभी तक हमने 2 पार्ट में जर्नी को कवर किया, अब हम करते हैं इसको 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। तो ये मान लीजिए ए से बी तक है, इसको 3 इक्वल पार्ट में करते हैं। अगर टोटल ये x था तो मान लीजिए x/3 चल रहा है जाकर के v1 से, इसे c मानते हैं, इसे d मानते हैं, और नेक्स्ट x/3 चलता है v2 से, और लास्ट x/3 चलता है v3 से। तो इस पूरी प्रोसेस में, पूरी जर्नी में हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक। तो पहले तो तरीका इसलिए बता देते हैं, कई बार वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें बेसिक तरीका ही फॉलो करना पड़ता है। क्या बेसिक तरीका रहता है? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहते हैं, इसलिए चाहे एवरेज स्पीड कहें या एवरेज वेलोसिटी कहें। तो लिखते हैं, देखिए, तो मान लीजिए एवरेज स्पीड लिखा, तो टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 के तो x हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रखी x/3 अपॉन स्पीड करेंगे तो x/3v हो जाएगा, तो ये टाइम आ जाएगा x/3v1, और इधर आ जाएगा x/3v2, इधर आ जाएगा x/3v3। सिंप्लीफाई करते हैं, ये x है, यहाँ पर x/3 को ले लेते हैं कॉमन, x/3 बाहर ले लिया, बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। x से x को काट दीजिए, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो लिखा है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इसमें क्या करते हैं कि v1 v2 v3 लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो देखो v1 से v2 कट जाएगा, v1 से v1 कट जाएगा, क्या बचेगा v2 v3, तो यहाँ पर लिख जाएगा v2 v3 प्लस है, अब v2 से v2 कट जाएगा, क्या बचेगा v1 v3 प्लस v3 v3 कट जाएगा, तो बचेगा v1 v2। अब फिर ये जो है ये वैल्यू किधर चली जाएगी, ऊपर, तो ऊपर चले जाने पर यहाँ पर ये रहेगा जाकर के एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3। अब देखिए कुछ खास नहीं है, आपको दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे v1 v2 ये लिखा है v1 v2, फिर क्या बचा v2 v3, v2 v3 लिखा है, फिर क्या बचा v1 v3। इनके दो को कॉम्बिनेशन बना के हमें जोड़ देना है, तो दो को कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो ये देखो बना, पहले का कॉम्बिनेशन v1 v2, फिर बनाया हम लोगों ने v2 v3, फिर बनाया v1 v3, ये हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन दो के कॉम्बिनेशन बनाकर इनको जोड़ते जाइए, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3।
ठीक है। तो दो पार्ट में हमने देखा अगर डिस्टेंसेस बराबर थी तो हार्मोनिक मीन था 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, टाइम इंटरवल सेम था तो अर्थमेटिक मीन था v1 प्लस v2 बाई 2। अगर डिस्टेंसेस 3 इक्वल पार्ट में है तो 3v1 v2 v3 अपॉन दो को कॉम्बिनेशन बना के इसमें जोड़ दें v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो इसलिए मैं स्पेसिफाई इसको कर रहा हूँ, फॉर्मूले पे क्वेश्चन रहते हैं जा करके, बार बार आप उसको फिर से आप समझोगे तो समय लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए अ मैन कवर्स हिज जर्नी इन टू इक्वल पार्ट्स, द फर्स्ट half with speed of 6 meter per second, and next half covers in two equal time intervals with speed of 5 meter per second and 3 meter per second. Then the average speed of complete journey will be, अब आप बताइए, वही ऑप्शन बना देते हैं। पहला इन्होंने बताया 2.4 मीटर पर सेकेंड, इसका डबल कर देते हैं, एक 4.8 मीटर पर सेकेंड, इसका आधा भी कर देते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कुछ बता दो। ये तो हो गया नॉर्मल। सेकेंड मतलब 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लग देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 48 मीटर पर सेकेंड। सेकंड, चलिए देखते हैं। जैसे ए से बी तक जा रहा है, दो इक्वल पार्ट में कवर कर रहा है, मतलब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर, मतलब x/2 इधर हो गया, x/2 इधर हो गया। डिस्टेंसेस कैसी हैं? सेम। डिस्टेंसेस सेम है तो हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज स्पीड फॉर्मूला आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि उसने ये कहा कि इस पहले जो हाफ जा रही है ये कितने जा रहा है, क्या बोला गया था, 6 मीटर पर सेकंड से। अब जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ को कह रहा है दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, मतलब t यहाँ कर देते हैं, t यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ये 5 मीटर पर सेकंड और ये कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकंड। अभी तो तीन स्पीड दे रखी हैं
हमसे ये कहा गया कि भाई यहाँ पर डिस्टेंसेज अगर सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहता था। लेकिन यहाँ पर देखो हमें पता है कि टाइम इंटरवल अगर सेम है तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, वो क्या होता है v1 प्लस v2/2, यही तो हो जाएगा, मतलब 5 + 3/2। तो ये यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 5 + 3/2, मतलब ये हो गया 8/2। तो v2 वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो पहले हाफ की हो गई 6 मीटर पर सेकंड, दूसरे हाफ की कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, बस पता चल गई। रख देते हैं इनकी वैल्यू को, तो रहा 2, ये आ रहा 6, ये आ रहा 4, यहाँ रखा हम लोगों ने 6 + 4, तो 2 ये 12 × 4 48, 48/10। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यही बताया तो एनसीईआरटी का भी एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, तो भी यहीं करा देता हूँ, तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3.3, मतलब 3rd चैप्टर का एक सर लिखा, वोमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। केवल एक्सटी ग्राफ पूछ रहा है। चलिए लिख रहे हैं तो कर ही देते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है अपने घर से वो 9 AM पर चली, वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 km/h। तो उस समय जो इसकी स्पीड है वो 5 km/h है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे। तो यहाँ होम से जो ऑफिस है वो 2.5 km
दूर है। स्टेज एट द ऑफिस फॉर 5 PM, तो यहाँ पर ये 9 AM पर निकली और ऑफिस में रही 5 PM तक, ठीक है। एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 km/h, तो यहाँ से जो जाने की स्पीड थी वो है 5 km/h और वापसी में ये दे रखा 25 km/h। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन, तो सुटेबल स्केल को यूज करते हुए पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछ दिया था उसकी एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है। अब देखिए, अगर पहले हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो देखो जितनी डिस्टेंस वो घर से ऑफिस पर है उतनी डिस्टेंस ऑफिस से क्या है, घर है, तो डिस्टेंसेज आर सेम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2v1 v2 upon v1 + v2, तो सब कुछ यही वैल्यू थी, उन्होंने पूछ दिया तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो डिस्टेंसेज आर सेम, तो एवरेज स्पीड 2v1 v2, 25 × 5 करेंगे कितना आएगा 125 × 2 करेंगे 250/30, हाँ। तो यहाँ डिस्टेंसेज आर सेम, तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, 2 v1 की वैल्यू है 5, v2 वैल्यू 25, 5 + 25, ये वैल्यू आ गई 250/30, हाँ। तो इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 25/3 km/h या कितना 8.33 आता जाएगा है? ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। As distances are same, so average speed will be equal to 2v1 v2 upon v1 plus v2. अब जो कह रहा है उसको भी देखते हैं। ग्राफ जैसे प्लॉट करना हम लोग सीखे कि यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही था। अब देखिए, तो पहले हम देखो टाइम निकालना पड़ेगा, तो एक तरफ का पहले देखते हैं, मतलब वो क्या हुआ कि होम से अपने ऑफिस गई, तो टाइम t1 लिखते हैं, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है 2.5 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 5, तो ये वैल्यू देखो कितनी है 1/2 आवर, हाफ आवर आया, 1/2 आवर मतलब कितना हो गया आधे घंटे, 30 मिनट लगा जाकर के उसको पहुंचने में, ठीक। मतलब 9 बजे निकली तो 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच गई। तो यहाँ पर जैसे ग्राफ बनाए इसका हम, ठीक है। अब वापसी का भी देख लेते हैं इसको, चलिए अब वापसी का देख लेते हैं। T2 डिस्टेंस तो वही है 2.5, लेकिन स्पीड है 25, तो ये आया 1/10 आवर। इसको मिनट में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 6 मिनट। तो यहाँ देखो पहुँची जाकर के ऑफिस 9:30 बजे और घर कितने बजे आएगी 5:06 पे 5.06 5.06 PM, और यहाँ पर क्या है 9:30 AM। अब इसका बनाते हैं हम लोग एक्सटी ग्राफ। क्या हुआ? नहीं, सुबह तो निकली थी 9:30 AM पे पहुंच गई।
हाँ तो शाम को 5 शाम ही बजेंगे। PM लिखा है, चाहे AM समझ में आ रहा है। अच्छा चलो अलग अलग कर देते हैं, ये P रहा, ये M रहा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने टाइम और इधर रखा X। तो यहाँ 9 बजे से जर्नी इसको स्टार्ट हुई, ठीक है, और ऑफिस पहुँच गए जा कर के 9:30 AM, ठीक है। अब जो ऑफिस वाले यहाँ पहुँच गई, इसके बाद तो फिर ऑफिस में ही रुकी है ना, तो उसकी जो पोजीशन होगी क्या समय के साथ बदलेगी? नहीं बदलेगी, जितनी है उतनी बनेगी। मतलब यहाँ पर आई तो ये देखो इसमें कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक। अब ये 5 बजे तक ऑफिस में रुकी तो 5 PM, इसके बाद वो वापस घर आएगी। अब मेन जो यहाँ पर देखना है, इनके स्लोप पे देखना है। अब देखिए क्या हो जा रहा है कि उस समय देखो स्पीड उसकी क्या है, ज़्यादा है ना। तो हम लोग ये पढ़े थे, यहाँ पर बना रहा हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्लोप क्या होता था, ज़्यादा। जैसे ये V1 था, ये V2 था, स्लोप ज़्यादा, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2, तो उधर स्लोप ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर हम देखो ऐसे दूर तरफ अगर बनाएंगे तो स्लोप हो जाएगा कम, अगर जस्ट ऐसे ही बना देंगे स्लोप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। भाई इसको ऐसे समझिए, ये यहाँ है, अगर हम मान लीजिए इसका दूर बनाएं हम ऐसे, और एक अब ऐसे बनाएं, तो ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है, तो हमारे कम की तरफ रहेगा ना, तो इधर नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो 5.06 PM, हाँ 6 मिनट में आ जाए, तो ये रहेगा XT ग्राफ, ठीक है। तो जो पूछा गया था एवरेज स्पीड पूछा गया था, तो एवरेज स्पीड हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल लिया, तो ये पहुंचा जा करके। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को भी हम शो करना चाहें ना, तो डिस्टेंस भी शो हो जाएगी। ये इधर बता रहा ना, इसके सामने ये डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी जा करके 2.5 किलोमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है फिजिक्स से, लेकिन दे रखा है तो उसको कर देते हैं 3.4, ठीक है। चाहे उसको अभी करें या बाद में करें, जो अभी तक पढ़ाया उसका कहीं से कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको लिखा है ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन, ठीक है। ये कोई पियक्कड़ है बेवड़ा हाँ, तो एक पतली गली में जाता है ना, सीरियल वगैरह मूवी वगैरह से कोई शराबी होगा तो पतली गली में उसे दिखाया जाता है, पता नहीं ओपन मैदान में क्यों नहीं चलता है, ये नहीं समझ में आता है। उसका मतलब है कि नैरो लेन में जा रहा है, एक पतली गली में जा रहा है। टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम वो पीछे हो जाता है। तो टोटल फिर नेट कितना चला, 2 स्टेप आगे चला वो, 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड,
तो 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, फॉलोइंग अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। वो बिल्कुल रिदम बनाए हुए है। ठीक है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, बहुत लंबा स्टेप लग रहा है। एक कदम उसका 1 मीटर, क्या समझ लीजिए, मतलब ये तो 52 अवतार हो गया, पूरी धरती नाप लेगा। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 30 मीटर अवे। जहाँ से वो चल रहा है वहाँ से 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। अब ये पूछ रहा, बताओ कितने समय बाद उसमें गिर जाएगा ये। मतलब तय बात उसने पहले से बता दी, उसमें गिरना ही गिरना है। अब बताओ कितने समय बाद गिरेगा। ठीक है, फिर एक स्टेप को कवर करने में, ठीक है, ये कह रहा है ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकेंड। तो एक स्टेप जब चलता है उसको 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में एक स्टेप को चल रहा है, तो 5 स्टेप कितना चलेगा, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो इससे हमें बताना है कि भाई 13 मीटर जो दूरी पर स्टेप जो पिट है उसमें वो कितने समय बाद गिर जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जैसे इसको होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का, ऐसे समझिए आपके जो मेंटल एबिलिटी है उसको आप चेक करना है। अब देखिए, कोई मान लीजिए जैसे एक्सटी ग्राफ हम यहाँ ऐसे देखते हैं। अब ये देखो, पहले चला 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 5 स्टेप चला मतलब 5 मीटर चल गया, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। ठीक है, फिर ये 3 स्टेप आ गया पीछे, तो 3 स्टेप पीछे आ गया, तो नेट जो चला जा करके वो कितना चला जा करके 2 मीटर। भाई एक स्टेप है तो टोटल जो नेट चला जहाँ से वो 2 मीटर चला, लेकिन 2 मीटर चलने में टाइम कितना लग गया, 8 है नहीं। टाइम तो ऐसा नहीं टाइम भी पीछे चला जाएगा, टाइम तो नहीं, टाइम तो हमेशा जुड़ता जाएगा ना। तो 5 सेकंड इसका, 3 सेकंड इसका, तो 2 मीटर चलने में कितना लग रहा है, 8 सेकंड। दूरी कितनी रखी है, 13 मीटर। इसी तरह अगर हम देखें भाई, फिर ये 2 मीटर चलेगा, ठीक है, तो 8 सेकंड फिर लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 8 सेकंड। ठीक है, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 16। फिर इसी तरह 2 मीटर चलेगा, फिर कितना लगेगा उसे, 8 सेकंड। मान लो फिर ये 2 मीटर ऐसे नेट चला जाकर, फिर भी कितना लगेगा, 8 सेकंड। तो 2 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 मीटर तक चलने में, यहाँ पर देखिए 8 मीटर तक चलने में कितना टाइम लगा जा करके, 32 है नहीं। 8 8 16 और 16 16 32 सेकंड लग गया जा करके। यहाँ पर मान लीजिए पहुँचा ये इस तरीके से ऐसे आ गया। अब इसके बाद देखो 8 में अगर हम कितना जोड़ दें, 5, तो कितना जा रहा है, 13 मीटर। अब यहाँ से सीधे क्या करेगा, 5 स्टेप आगे चल लेगा, है नहीं। और जैसे 5 स्टेप आगे बढ़ा तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 मीटर। और यहीं पर जोड़ देंगे हम 5 सेकंड, तो वैल्यू कितनी आएगी, 37 सेकंड। तो आपको ऐसे एक होता ना कंटिन्यूटी बन गई। हमें पता चल भाई 2 मीटर नेट चलने में उसको 8 सेकंड का समय लग रहा है। तो पहले इवन में डिवाइड कर लिया हमने, बस 10 तक पहुंचने में 5, उसमें जैसे 4 हुआ जा करके ना, ठीक है, 8 मीटर तक पहुंचने में। और 8 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 8 मीटर तक चलने में टोटल जैसे देखो 1 2 3 4 में हमने डिवाइड किया, तो 8 मीटर नेट चल रहा है तो उसको 32 सेकंड लग रहा है। और इसके बाद तो एक बार में सीधे 5 स्टेप बढ़ता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रुक रुक के चले, तो सीधे चला है तो 5 स्टेप इसमें जोड़ देंगे, मतलब 5 मीटर जोड़ा 30 मिनट। तो नेट जो उसको टाइम लगेगा वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 37 सेकंड लग जाएगा। तो बस इसमें ऐसे इसी तरह चलता रहेगा। ये इधर किया, फिर ऐसे 5, फिर 3 आया, फिर 5, फिर 3 आया, फिर 5, फिर 3 आया, ये इस तरीके ऐसे चलता रहेगा। जिग जाएगा 37 सेकंड पर, हाँ ठीक है। अब वहीं पर मेढक वेढक जो होंगे आराम से महफिल जमाएगा। तो कहते हैं भाई
दो शराबी थे, तो लिखो तो उन्होंने कहा कि यार अपने देश की बहुत बेकार हालत है। बोला हाँ यार कैसे बेकार हालत है? वो बताओ आज़ादी के इतने साल बाद आज भी गटर और नाले कितने गंदे पड़े रहते हैं, कम से कम उनको साफ़ सुथरा होना चाहिए। बोला हाँ यार साफ़ सुथरा होना चाहिए। बोले बताइए कभी अगर गिर जाओ उसके अंदर कितनी गंद आती है। अरे साफ़ सुथरे रहें जा कर के, वहाँ थोड़ा जो अच्छा कुछ रखा रहना चाहिए। अगर गिर गए अंदर तो व्यवस्था होनी चाहिए उसके अंदर, तो रात तो गुजर सके। अब इतनी गंदगी है वो सब उतर जाती है, बोलो फिर निकल के बाहर आना पड़ता है। इसी तरह कई क्वेश्चन कह देते हैं, वो कहते हैं मान लो एक आया हुआ है, पहले जब एम्स का अलग होता था तब उन्होंने ऐसे पूछा, उन्होंने कहा एक पोल है उसकी लंबाई दे दी, एक बंदर है इस पोल पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे कह दिया मान लीजिए वो 2 मीटर चढ़ता है तो मान लीजिए आधा मीटर नीचे आ जाता है, और लंबाई इसकी दे दी, बताए इसको कितना समय लगेगा ऊपर चढ़ने में। तो इसी तरह करेंगे उसको भी, कुछ भी कह दे तरीका वही है। ठीक, ये तो हमने नॉर्मल फॉर्मूले बेस देखे। अब जैसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी में कुछ ग्राफ के टर्म में रहते हैं, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का एक्स-टी ग्राफ हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन देखा था, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नॉन यूनिफॉर्म का अगर एक्स-टी ग्राफ देखें तो आगे हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों आता है, लेकिन अभी इसमें लिख लीजिए जैसे टी है ये एक्स है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन रहता था, तो कांस्टेंट थी, हर एक हर पॉइंट पर हमें स्पीड सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। समय के साथ डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर मान लो स्पीड उसकी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन अगर होगा। अब इसका मतलब समझिए, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, बात इसकी आती है। अब सपोज करिए किसी पॉइंट T1 पर, ये T1 रखा, तो इसकी पोजीशन हम इधर देखेंगे, ये इसकी पोजीशन है x1। नेक्स्ट टाइम वाले हम दूसरे टाइम पर देखते हैं यहाँ पर T2, तो इसकी इधर जो पोजीशन आ रही है वो हो रही है x2। अब हम लोगों को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखो T1 पर था x1 और T2 पे कितना, भाई यहाँ से x1 था, ठीक है, और T2 पर क्या है, यहाँ से ये x2 है, तो ये वैल्यू देखो कितनी चला, ये देखना ना हमें, तो ये कितना जाएगा x2 माइनस x1, मराव कर देते हैं डेल्टा x, और कितने T1 से T2 तक, तो कितना टाइम रहा T2 माइनस T1, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पहुंचा x2 माइनस x1 और टाइम पहुंचा जाकर के T2 माइनस T1, या हम ऐसे कर सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये आ गया गिवन टाइम इंटरवल में, ठीक, इतना बनाइए फिर आगे बताते हैं।
ये लिखा है T2 माइनस T1 और ये लिखा है x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा x T2 माइनस T हो जाएगा डेल्टा T। अब इसको और समझते हैं। ये बनाया था हम लोगों ने, ये है पोजीशन और टाइम। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ पर क्या करते थे, हम एक टेंजेंट खींचते थे, एक स्पर्श रेखा खींचते थे। तो मतलब यहाँ पर जैसे हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर निकालना है, तो अभी हम देखो क्या कर रहे थे, T1 से लेकर के T2 तक कर रहे थे, मतलब कि हमें टाइम रेंज दे रखी थे। अब हमसे क्या रहा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताइए क्या रहेगा जा करके। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब वेलोसिटी पूछी जाती तो उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब टाइम पे, है नहीं। तो यही होता है ना, जैसे कई बार जैसे हम शुरुआत में एग्जांपल दिया था हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आप कोचिंग यहाँ छूटे घर गए, तो कई बार जैसे आप रुक गए, तो मान लीजिए घर वालों को शंका हो जाती है, तो फिर कहते हैं इतने बजे कहाँ थे, है नहीं। फिर वो स्पेसिफाई करने लगे, तुमने कहा कोचिंग हम 2 बजे छूटी थी, बोले ठीक है 2 बजे छूटे, चलो निकलते। वो तुमने कहा निकलते 5-10 मिनट तो लगी जाते, बोला ठीक है 2:15 मान लिया। इसके बाद कहाँ थे, फिर तुमने कहा इतने बजे हम वहाँ पर पहुँचे जाकर, ठीक बोलो इसके बाद कहाँ थे। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपकी पोजीशन पूछी जाए या वेलोसिटी पूछा जाए, उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो क्या करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसमें क्या होगा, देखो टाइम इंटरवल में छोटा करते चले जाते हैं। अभी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम सुबह से लेकर दोपहर तक मतलब कोचिंग पढ़ रहे थे, इसके बाद अगर टाइम इंटरवल को स्मॉल कर दें तो उस केस में क्या आता है, हम फिर एवरेज ना कहकर उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो उस यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस इसमें ये एवरेज वेलोसिटी जो है लिमिट लगा देते हैं, मतलब लिमिटेशन लग गई। लिमिटेशन क्या लग गई जा करके कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। तो ये रहा जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो इसको अगर हम हटाएं तो ये आ जाता है dx अपॉन dt। तो ये जो वेलोसिटी रहती है इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल रहेगा वो बहुत ही स्मॉल रहेगा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल। तो उसमें आप कहाँ से इतना ज़्यादा बता पाएंगे, ये रहेगा, बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेना वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे dx/dt या d/dx, उसको जानेंगे फिर।